हेलो क्लास 11th। आज का हमारा टॉपिक है विभिन्न अणुओं की आकृति, यानी अणुओं का शेप कैसा होता है, उनकी आकृति कैसी होती है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, देखिए थोड़ा सा मैं उसको रिपीट कर रहा हूं कि जो आयनिक बंध है, 3 प्रकार के बंधों के बारे में हमने पढ़ा। एक अभी छोटा है उपसहसंयोजी बंध, उसको लास्ट में बताऊंगा। तो आयनिक बंध जो होता है वो कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण। ये हमने पीछे पढ़ चुके हैं कि जो आयनिक बंध होता है वो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा बनता है और इसमें आयनों का निर्माण होता है, एक धनायन और एक ऋणायन। और ये धनायन और ऋणायन जिस बल द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं वो एक प्रबल आकर्षण बल होता है, जिसको हम नाम देते हैं, इसको कहते हैं कूलामी आकर्षण बल या आयनिक बंध भी इसको हम कहते हैं। ठीक है ना। ये जो कूलामी आकर्षण बल है, क्योंकि विपरीत आवेशों के बीच में लग रहा है, इसलिए इसको स्थिर वैद्युत आकर्षण बल भी कहा जाता है। इस बल को हम स्थिर वैद्युत आकर्षण बल भी कहा जाता है। स्थिर वैद्युत आकर्षण बल जो 2 विपरीत आवेशों के बीच में कार्य करता है। ये जो बल है ये गैर दिशात्मक होता है, गैर दिशात्मक, यानी इसकी कोई दिशा नहीं होती है। अब जब ये बल जो कार्य कर रहा है ये गैर दिशात्मक है, तो जो आयनिक बंध होता है वो भी गैर दिशात्मक होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है। ठीक है ना। आयनिक यौगिकों में आयनों के बीच में जो बल कार्य करता है, जिसको हम स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कह रहे हैं, वो नॉन डायरेक्शनल होता है, गैर दिशात्मक होता है। इसीलिए जो आयनिक यौगिक है या जो आयनिक बंध है वो अदिशात्मक प्रकृति का होता है। लेकिन जो सहसंयोजी बंध है, सहसंयोजी बंध जो होता है ये दिशात्मक प्रकृति का होता है। इसकी एक डायरेक्शन होती है, दिशात्मक प्रकृति का होता है। ठीक है ना। सहसंयोजी आबंध दिशात्मक प्रकृति का होता है, क्योंकि जो सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म है, जिन इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, वो दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच में एक निश्चित स्थान में व्यवस्थित होते हैं। इसीलिए सीधे सीधे आप समझिए कि जो सहसंयोजी बंध होता है वो दिशात्मक प्रकृति का होता है। ठीक है ना। तो किसी सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म में, या हम कहते हैं किसी सहसंयोजी अणु में, जो आबंधित परमाणुओं की जो ज्यामिति है या जो व्यवस्था है, उसको हम अणु की ज्यामिति या उस अणु की आकृति कहते हैं कि किस प्रकार वो व्यवस्थित है। अब हम अणुओं की ज्यामिति या उसकी आकृति को कैसे ज्ञात करते हैं, उसके लिए एक सिद्धांत दिया गया है जिसको कहा जाता है संयोजी कोष। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, शॉर्ट में इसको कहते हैं VSEPR थ्योरी। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। V से वैलेंस, S से सेल, E से इलेक्ट्रॉन, P से पेयर, R से रिपल्सन थ्योरी। तो ये होता है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। यह सिद्धांत 1957 में नाइहोम और गिलेस्पी, 2 वैज्ञानिक थे, एक था नाइहोम और दूसरे थे गिलेस्पी। इन दोनों द्वारा यह सिद्धांत दिया गया, VSEPR का सिद्धांत। अब यह सिद्धांत बताता है कि कोई सहसंयोजी अणु है, जब उस अणु में 2 प्रकार के इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। जैसे अगर अमोनिया की बात करूं मैं आपको, देखो अमोनिया का मैं एक लुईस संरचना बनाता हूं। ये अमोनिया की लुईस संरचना है। नाइट्रोजन के संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक 7 है, तो 2 और 5, तो नाइट्रोजन के संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है, जो मैंने दिखा दिए, 1 2 3 4 5। और हाइड्रोजन के संयोजी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, इसके भी 2 पूरे हो गए, इसके भी 2 पूरे हो गए। क्योंकि नाइट्रोजन ने तीनों हाइड्रोजन को 1-1 इलेक्ट्रॉन साझे में दिया है,
तो तीनों से एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा भी करेगा। अब ये ध्यान देना, इसमें दो प्रकार के आबंध होते हैं, युग्म होते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म। एक होते हैं सहभाजित युग्म, सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म, और एक होते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब होता है जिन्होंने आबंध बनाने में भाग नहीं लिया। जैसे ये दो इलेक्ट्रॉन हैं, क्योंकि जो युग्म बनता है वो दो का जोड़ा होता है, तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये वाला दो इलेक्ट्रॉनों का एक युग्म है, इन्होंने बंध बनाने में भाग नहीं लिया, तो इसमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कितना हुआ? एक। अगर हम एकाकी इलेक्ट्रॉन कहते खाली, तो एकाकी इलेक्ट्रॉन कितने होते? दो। लेकिन युग्म का है, युग्म माने जोड़ा होता है, तो कितने जोड़े हैं? एक। आबंधी युग्म या सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म कितने हैं? एक, दो और एक, तीन। तो सहभाजी युग्म कितने हैं? दो प्रकार के। तो इलेक्ट्रॉन जब कोई अणु बंध बनाता है, कोई परमाणु बंध बनाता है, जो उसकी लुईस संरचना होती है, उसमें दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। एक होते हैं सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म, एक होते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं बॉन्ड पेयर, इसको कहते हैं लोन पेयर। बीपी और एलपी। एलपी माने लोन पेयर, बीपी माने बॉन्ड पेयर। ठीक, तो जिन्होंने बंध बनाने में भाग लिया वो बॉन्ड पेयर हुए, जिन्होंने बंध बनाने में भाग नहीं लिया वो लोन पेयर हुए। ठीक है ना। और किसी अणु की जो ज्यामिति है या आकृति है वो इन्हीं पर निर्भर करती है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में। तो हम स्टार्ट करते हैं कि जो VS-EPR सिद्धांत है उसके प्रमुख बिंदु क्या क्या है। ध्यान से समझना। इसका पहला पॉइंट ये कहता है कि किसी अणु की आकृति, किसी अणु की आकृति, किसी अणु की जो आकृति है केंद्रीय परमाणु के, केंद्रीय परमाणु के चारों ओर, केंद्रीय परमाणु के चारों ओर उपस्थित, चारों ओर उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्मों, चारों ओर उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्मों। अब इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब उसमें बॉन्ड पेयर भी आएंगे, उसमें लोन पेयर भी आएंगे। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, दोनों प्रकार के। तो ये कहता है कि किसी अणु की जो आकृति है वो केंद्रीय परमाणु के चारों ओर उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या पर, इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या पर निर्भर करती है। ये अभी मैंने आपको बताया था, संख्या पर निर्भर करती है। अभी मैंने आपको कहा था ना कि किसी अणु की ज्यामिति जो है वो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर पर निर्भर करती है। अभी कैसे, आगे को हम समझेंगे। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट, ये आपका पहला पॉइंट था, अब इसका दूसरा बिंदु। ठीक है ना। चूंकि जो इलेक्ट्रॉन मेघ, अब इलेक्ट्रॉन मेघ माने इलेक्ट्रॉनों का जो चारों ओर का वितरण है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, चूंकि इलेक्ट्रॉन मेघ ऋणावेशित होते हैं। आपको पता है इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं। चूंकि इलेक्ट्रॉन मेघ ऋणावेशित होते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन युग्म, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय परमाणु के चारों ओर, केंद्रीय परमाणु के चारों ओर, केंद्रीय परमाणु के चारों ओर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, चाहे वो आपके लोन पेयर हो चाहे वो बॉन्ड पेयर हो, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, इन पर भी ऋणावेश, इन पर भी ऋणावेश, और आपको पता है समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित। इसीलिए कहता है चूंकि इलेक्ट्रॉन मेघ ऋणावेशित होते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय परमाणु के चारों ओर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को। बॉन्ड पेयर लोन पेयर को रिपेल करता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल करता है, प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है ना। अब प्रतिकर्षण का जो क्रम है ये ध्यान रखना, सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण होता है लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में। यानी दो एकाकी युग्म जो होते हैं वो एक दूसरे को सबसे ज्यादा प्रतिकर्षित करते हैं।
उसके बाद आता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में होने वाला प्रतिकर्षण, यानी सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण होता है लोन पेयर के बीच में। एकाकी प्रतिकर्षण सबसे ज्यादा, एकाकी और आबंधी युग्म के बीच में प्रतिकर्षण उससे कम, और सबसे कम प्रतिकर्षण होता है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। अब एक क्रम आप याद रखना। तीसरा बिंदु, ये एक नॉर्मल सी बात भी है, यदि क्लासरूम में दो बच्चे बहुत शैतानी कर रहे हैं या आपस में झगड़ा कर रहे हैं, तो टीचर का काम क्या होता है कि उनके बीच में उस झगड़े को कम करना है। अब कम करने का तरीका क्या है कि उन दोनों को अलग अलग बैठा दो। अक्सर आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि अगर आप दो लोग आपस में बातें करते हैं अगल बगल में, तो आपके टीचर आपको उठा के क्या करते हैं, अलग अलग बैठा देते हैं, ताकि आपके बीच की दूरी बढ़ जाए, डिस्टेंस बढ़ जाएगी, तो झगड़ा भी कम होने लग जाएगा, या जो बातचीत हो रही है फालतू की बातें वो भी कम हो जाएंगी। तो यहां भी वही होता है, ये दो इलेक्ट्रॉन माना, ये दो इलेक्ट्रॉन इन दो इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। अब अगर ये नजदीक रहेंगे तो प्रतिकर्षण होगा, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से इतनी दूरी पर चले जाते हैं कि इनके बीच में प्रतिकर्षण बल कम हो जाए। अगला पॉइंट वही है। तो ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, इलेक्ट्रॉन युग्म दिक् स्थान, अब ये नया शब्द आपको समझ में आ रहा है। दिक् स्थान माने होता है चारों ओर का स्थान, केंद्रीय परमाणु के चारों ओर का जो स्थान होता है उसको दिक् स्थान कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन युग्म, जिसको अंग्रेजी में स्पेस कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन युग्म दिक् स्थान में ऐसी स्थितियां ग्रहण करते हैं, ऐसी स्थितियां ग्रहण करते हैं, ऐसी स्थितियां ग्रहण करते हैं जिससे कि वो अधिकतम दूरी पर रहें, अधिकतम दूरी पर रहें, व उनके मध्य प्रतिकर्षण न्यूनतम हो, वह उनके मध्य प्रतिकर्षण न्यूनतम हो, है ना। क्योंकि नजदीक रहेंगे तो हमेशा प्रतिकर्षण होता रहेगा, दूर दूर हो जाएंगे तो प्रतिकर्षण उनके बीच में कम से कम होगा। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, ये इतनी दूरी पर होते हैं एक दूसरे से कि इनके बीच में प्रतिकर्षण बल सबसे कम होता है। ठीक हो गया। तो ये हमारे चौथा बिंदु छोड़ो, 3 बिंदु के आधार पर आप पूरे अणुओं की ज्यामिति बता सकते हैं। ठीक है ना। अब ज्यामिति कैसे बताएंगे ये समझना। अब जो ज्यामिति होती है, किसी भी अणु की जो ज्यामिति होती है, वो 2 प्रकार की ज्यामितियां होती हैं। एक ज्यामिति होती है नियमित ज्यामिति, नियमित ज्यामिति, रेगुलर ज्योमेट्री, और एक होती है अनियमित ज्यामिति, इर्रेगुलर ज्योमेट्री, अनियमित ज्यामिति। तो 2 प्रकार की ज्यामितियां होती है, ज्योमेट्री होती हैं। एक होती है नियमित, एक होती है अनियमित। नियमित ज्यामिति क्या होती है, ये ध्यान रखना इसको, कि यदि केंद्रीय परमाणु केवल आबंधी जिनको हम कहते हैं सहभाजी युग्म, यदि केंद्रीय परमाणु केवल आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्मों, जिसको हम बॉन्ड पेयर कहते हैं, से घिरा हो, यदि केंद्रीय परमाणु के चारों ओर केवल बॉन्ड पेयर होंगे तो वहां पर जो ज्योमेट्री होगी वो रेगुलर ज्योमेट्री होगी, नियमित ज्यामिति। अभी आगे उदाहरण समझेंगे। और अनियमित ज्यामिति क्या होती है कि इसका विपरीत, यदि केंद्रीय परमाणु आबंधी व एकाकी दोनों प्रकार के इलेक्ट्रॉन युग्मों से घिरा हो, तो उसकी ज्यामिति कैसी होगी, अनियमित ज्यामिति होगी। ठीक हो गया, ये तो आप समझ गए होंगे। अब किस प्रकार से, देखिए मैं इसमें एक छोटा सा आपको चार्ट बना के आपको बताऊंगा। पहले
हम उन यौगिकों के बारे में बात करेंगे जिनकी ज्यामिति नियमित होती है, नियमित ज्यामिति, है ना। अब नियमित ज्यामिति क्या होती है? जिसमें केवल क्या हो? बॉन्ड पेयर, केवल बॉन्ड पेयर हो, लोन पेयर होंगे ही नहीं, इसमें कोई भी नहीं। जैसे अब सबसे पहले मैं यहां पर एक छोटा सा चार्ट बना रहा हूं। ये कहता है, पहला पॉइंट इसमें होगा केंद्रीय परमाणु के चारों ओर, केंद्रीय परमाणु के चारों ओर आबंदी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या, आबंदी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या। ठीक है, ये पहला कॉलम हो गया आपका। दूसरा कॉलम कहता है अणु की ज्यामिति, अणु की ज्यामिति। तीसरा कॉलम आएगा अणु की आकृति, अणु की आकृति। और चौथा आपका आएगा उदाहरण। अब देखिए, हम अलग अलग लेंगे। एक ऐसा लेंगे जिसमें केंद्रीय परमाणु के चारों ओर आबंदी युग्मों की संख्या 2 हो, ठीक है। दूसरा हम आबंदी युग्मों की संख्या 3 हो। तीसरा हम लेते हैं आबंदी युग्मों की संख्या 4 हो। चौथा हम लेते हैं आबंदी युग्मों की संख्या 5 हो। और पांचवा हम लेते हैं आबंदी युग्मों की संख्या 6 हो। ठीक है ना, तो अलग अलग क्रम से हम ले रहे हैं। अब हम कहते हैं जब केंद्रीय परमाणु के चारों ओर आबंदी युग्मों की संख्या 2 हो तो उसकी ज्यामिति, आपकी आकृति जो होगी वो रेखीय होती है। ये आपको याद भी रखना है, रेखीय। जैसे ये केंद्रीय परमाणु है ना, इसके इस ओर एक आबंदी युग्म इस ओर है और एक आबंदी युग्म इस ओर है, तो ये हमारा रेखीय ज्यामिति होगी। अब ये आबंदी युग्म एक दूसरे से बहुत दूर हैं, इतने दूर हैं कि इनके बीच में प्रतिकर्षण बल सबसे कम होगा। इनके मध्य का जो बंद कोण है वो 180 डिग्री का होगा। ये रेखीय ज्यामिति होती है, ये आपको याद रखना है। जब आबंदी युग्मों की संख्या 3 हो तो जो आकृति होगी त्रिकोणीय होगी, त्रिकोणीय। अब रेखीय ज्यामिति की जो उदाहरण है बहुत सारे हैं, जैसे बेरिलियम फ्लोराइड BeF2, बेरिलियम क्लोराइड BeCl2, मैग्नीशियम फ्लोराइड MgF2, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, ये कुछ उदाहरण हैं। जब आबंदी युग्मों की संख्या 3 होगी तो त्रिकोणीय होगी। कैसे? अब ये परमाणु A है, त्रिकोणीय यानी सीधे सीधे आपका 120 डिग्री का कोण होगा, इस तरीके से। ये एक त्रिकोणीय ज्यामिति है। इसमें 3 आबंदी युग्म है, अगर आप देखेंगे तो। अब मैंने वो दिखाया नहीं है। एक आबंदी युग्म ये है, तभी तो बंद बना। दूसरा आबंदी युग्म ये है, तीसरा आबंदी युग्म ये है, तो त्रिकोणीय ज्यामिति होती है। जैसे उदाहरण BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, दूसरा उदाहरण बोरॉन ट्राइक्लोराइड BeCl3, एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड AlF3 या AlCl3 AlF3, ये सब उदाहरण है। अब हम ले रहे हैं जिनमें 4 आबंदी युग्म हो, तो इसकी ज्यामिति जो होती है वो होती है चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय। याद रखना, चतुष्फल की ज्यामिति कैसे होगी? आपका केंद्रीय परमाणु केंद्र में होगा और जो 4 युग्म हैं वो एक चतुष्फलक के 4 कोनों में व्यवस्थित होते हैं, इस तरीके से। यहां जो बंद होगा त्रिकोणी में 120 डिग्री का होगा, और यहां ये सब B परमाणु हैं, ये सब आबंदी युग्म हैं, 1 2 3 4, और इनके बीच का जो बंद कोण होगा वो बंद कोण होता है 109 डिग्री, 109.5 डिग्री का, और ज्यामिति होती है चतुष्फलकीय। जैसे मीथेन CH4, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, SiCl4, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। अब हम आ रहे हैं जिसमें आबंदी युग्मों की संख्या 5 हो, तो इसकी ज्यामिति होती है त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। याद रखना इनको, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। अब ये किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं? देखिए, ये केंद्रीय परमाणु है A, तो एक तो आपका त्रिकोण होगा बिल्कुल, ये B परमाणु है, ये भी B परमाणु है, ये भी B परमाणु है, ये एक त्रिकोण बन गया। देखिए बना। और द्विपिरामिडी मतलब एक पिरामिड ऊपर होगा, एक पिरामिड नीचे होगा, तो ये होती है त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। अब आते हैं जब आबंदी युग्मों की संख्या, इसकी अगर उदाहरण लेंगे तो PCl5,
त्रिकोणीय द्विपिरामिडी का उदाहरण PCl5 है ना, PF5, SbF5, एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड। अब जब आबंदी युग्म की संख्या 6 होगी तो इसको अष्टफलकीय कहते हैं। ये नियमित ज्यामिति है अष्टफलकीय। अष्टफल की ज्यामिति क्या होता है कि आपके अष्टफलक के कोनों में व्यवस्थित होंगे, तो इस प्रकार से आपकी इसकी ज्यामिति आएगी। ये आपके बी परमाणु हैं, एक ऊपर को व्यवस्थित होगा बी परमाणु और एक बी परमाणु नीचे को। अगर आप इनको जोड़ेंगे तो ये एक अष्टफलक आपका निर्मित होगा। तो ये एक अष्टफलकीय ज्यामिति होती है जब आबंदी युग्मों की संख्या कितने हों? 6। कैसे? एक आबंदी, 2, 3, 4, 5, 6। 6 आबंदी युग्म होंगे तो अष्टफलकीय ज्यामिति होगी। जैसे SF6, TeF6, ऐसी बहुत सारे उदाहरण हैं। तो ये सब ज्यामितियां नियमित ज्यामितियां, इनको आपको याद करना है और चार्ट अपनी कॉपी में बनाना है। कल हम अनियमित ज्यामितियों के बारे में पढ़ेंगे जिसमें एकाकी युग्म भी होते हैं और आबंदी युग्म भी होते हैं। थैंक यू।